हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग गैस का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि गैस का जो लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर मैं दे चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है। बाकी सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने 3 लेक्चर दिए थे और स्पेशल गैस के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पता है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी गैस के ऊपर क्वेश्चन आया था। सुपरवाइज़र का जस्ट से एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी गैस के ऊपर क्वेश्चन आया। जेकेपी एसआई का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम था, उसमें भी गैस के ऊपर क्वेश्चन आया। कोई भी एग्ज़ाम हो, गैस के ऊपर एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिटेल में गैस को अलग से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गैस में आज जो पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे नोबल गैस के बारे में। सबसे पहले आप लिख लीजिए हीलियम के बारे में, ठीक है। हीलियम के बारे में मे बी क्लास आज थोड़ी लंबी हो। उसके बाद हम बात करेंगे नियॉन की, ठीक है, नियॉन गैस की, देन आर्गन की, देन उसके बाद क्रिप्टॉन की, फिर उसके बाद आएगा जीनॉन की, देन उसके बाद आएगा आपका रेडॉन की, देन लास्ट आपका आएगा ओगोनेशन की। ये सारी कौन सी हैं? ये नोबल गैसेस हैं। ये कौन सी सारी? मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी कौन सी है? इसको बोलते हैं नोबल गैस, या इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सी इनर्ट गैस नहीं है। इसको नोबल गैस क्यों बोला जाता है, मैं आपको बता दूं पहले। इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस बोला जाता है। मैं इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, तो सबसे पहले अगर बात करें के शेल की, एल, एम और एन शेल की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है। इसमें 2 और 8 शेल कंप्लीट हो गया। इसमें बात करूँ 2, 8 और 8 शेल कंप्लीट हो जाएगा इसका, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। बाकी सबके लास्ट में एन में कितने हैं? 8, 8, 8 और 8। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता है। और यही वजह है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे डू नॉट रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। एंड नेम्ड, इसको बोला जाता है नेम्ड एज नॉवल या इनर्ट गैस। आपको बोला जाए कि इसको नोबल गैस क्यों बोला जाता है, तो आपको आंसर देना है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल स्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बना के बीच में आपस में मिल जाते हैं। लेकिन ये वो गैसेज हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल स्टेबल होती है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो बेसिकली हम एक एक गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से गैस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए आपके, ठीक है। तो ये एक बार उतार लीजिए अच्छे से। बाकी इसके तो पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएंगे क्लास के बाद ही, ठीक है। चलिए इसको एक बार उतार लीजिए। हीलियम सबसे पहले, इसका सिंबल एच ही है। नियॉन जिसका सिंबल एन ई है, और आर्गन जिसका सिंबल ए आर है। क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओगोनेशन, ओगोनेशन, इन सब के मैंने सिंबल भी लिख दिए। बाकी इनके एटॉमिक नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस के पहले पार्ट है, मैंने आपको बता दिया था कि अर्थ में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन है, गैस कौन सी है, लाइटेस्ट कौन सी है, हैवी कौन सी, मैं ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे हीलियम के बारे में। किसके बारे में? हीलियम के बारे में। लेकिन इनके कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूँ जो इनके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। किसके ऊपर? इनर्ट गैसेस के ऊपर या नोबल गैसेस के ऊपर। आपको याद रखना कि ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये मोनो एटॉमिक नोबल गैस, इसको मोनोटॉमिक गैस
बोला जाता है। जितनी भी नॉबल गैसेस हैं उसको मोनोएटॉमिक गैस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ठीक है, मोनोटॉमिक मतलब सिंगल एटॉमिक गैस, इसमें सब में एक ही गैस होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फोर्स कौन सी होती है? जो आपस में इनके अंदर जो बिटवीन नॉबल गैस के अंदर जो फोर्स होती है बिटवीन नॉबल गैसेस, कौन सी फोर्स होती है? वो होती है वैंडरपॉल फोर्सेस आर प्रेजेंट। कौन सी होती है? वैंडरपॉल फोर्सेस प्रेजेंट। इसको बोला जाता है ये सबसे वीकेस्ट होती है, विच आर द वीकेस्ट forces, hence noble gases having low melting point। जो नोबल गैसेस के अंदर पर्टिकुलर के जो उसमें एलिमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जो फोर्स होती है जो उनको आपस में क्या है, जोड़ के रखती हैं, तो उसके अंदर फोर्स कौन सी होती है? वैंडरवाल फोर्सेस। बेसिकली जो वैंडर फोर्स होती है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, इसके नाम पे वैंडर फोर्स नाम पड़ गया, इसी ने पहले डिस्कवर किया था। तो वैंडर फोर्सेस जो है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सबसे वीक फोर्स कौन सी होती है एटम्स के अंदर, तो आंसर देना आपको कौन सा? वैंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक होती हैं। ठीक है, इसलिए आपके जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, नॉबल गैसेस हैं, इसके अंदर कौन सी फोर्स होती है? इसके अंदर फोर्स होती है वैंडरवाल फोर्सेस। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों? क्योंकि आपस में जो उनको जुड़ने की जो ताकत है वो वैंडरवाल फोर्सेस है, वो वीक होते हैं। अगर आपस में जुड़ी हुई चीज़ वीक होगी तो उसको आप थोड़ा सा बॉयल करोगे, वो आपस में क्या होंगे? टूट जाएंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, कि बीच में इंटरमोलिकल जो फोर्स होती है वो वीक है तो जल्दी वो टूट जाएंगी। जो आपका वैंडरवाल फोर्सेस हैं वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एटॉमिक साइज की। एटम का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ेगी तो एटॉमिक का साइज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? हीलियम की। हीलियम के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीलियम के ऊपर। ठीक है, सबसे हम पहले बात करेंगे हीलियम गैस की। तो सबसे पहली गैस हमने ली कौन सी? हीलियम गैस। ठीक है, HI एक सिंगल एल होता है इसमें, HELIUM, हीलियम गैस। अगर हम हीलियम गैस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसका आपको ये याद रखना है, इज ओनली गैस विच कंटेन, एकमात्र ऐसी गैस है विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द outermost शेल। एकमात्र ऐसी गैस है जिसके आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, मैं आपको शेल पढ़ा चुका हूँ एटॉमिक साइज, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अगर हम बात करें यूजेस की, तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग रियल लाइफ में? तो सबसे पहला यूजेस लिख लीजिए। आपको पता है ये सबसे लाइटेस्ट गैस आती है। लाइटेस्ट किस में? ये लाइटेस्ट है किसमें? नॉन कंबस्टिबल में। वैसे तो सबसे लाइट हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? वो कंबस्टिबल है, मतलब उसको आग लग जाती है, इसमें आग नहीं लगती। तो ये लाइटेस्ट गैस होने की वजह से आप बोल सकते हो सो इट इज यूज्ड इन बैलून। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बैलून के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर क्या देना आपको? आंसर देना आपको हीलियम गैस। पूछा जाए क्यों, तो आंसर देना सर ये सबसे लाइटेस्ट होती है, ये सबसे हल्की गैस होती है, जो कैसी? नॉन कम्बस्टिबल। वैसे तो हल्की गैस पूछा सबसे कौन है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे लाइटेस्ट नॉन कम्बस्टिबल कौन सी है, तो आंसर होगा आपका हीलियम होगा। पूछा जाए कि बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर क्या देना आपको?
आपको आंसर देना है हीलियम। दूसरे नंबर पे अगर हम इसका बात करें, क्या कि जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं? जो आपने देखा होगा ना, पानी के अंदर जाता है सिलेंडर लेके, तो वो जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आपको पता है ऑक्सीजन तो अकेली हम नहीं ले सकते, हम लोग बाहर जो सांस लेते हैं हम लोग एयर लेते हैं। एयर में क्या होता है, एयर में आपका नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो हम लोग डायरेक्ट एयर को इनहेल नहीं कर सकते, और इसके साथ हम लोग हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। या ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन तो उसमें होती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम करके हम क्या करते हैं, उसमें हीलियम डाल देते हैं। ये इसलिए करते हैं, आंसर फिर सेम है, क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हीलियम गैस हल्की होने की वजह से, ये आपको पता होना चाहिए, एक हेनरी लॉ है, वो कहता है कि किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी वो सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेट के। अगर किसी चीज़ की वेट ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए ये गैस हल्की होने की वजह से जब हम पानी के अंदर लेके जाते हैं तो ये हमारे ब्लड के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब इतनी डीप में हम नहीं जाएंगे, सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो आपका स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के साथ। आंसर देना है हीलियम गैस। क्यों? क्योंकि सर ये हल्की होती है, क्योंकि ये हल्की गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए इसका। तीसरा पॉइंट ये है कि जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एयर में क्या होता है कि एयर में सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ऑक्सीजन थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस बोलेगा मिक्स करते हैं, तो आंसर देना आपको हीलियम गैस। अस्थमा पेशेंट जो होते हैं, जो उनका आप देते हैं ना, छोटा सा एक वो मिलता है, पंप मिलता है, उस पंप के अंदर देखो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये लाइटेस्ट होती है। क्यों ये लाइटेस्ट होती है? ऑक्सीजन के साथ पूछा जाएगा कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो आंसर क्या देना आपको, हीलियम गैस, इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें तो पूछा जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द सन कौन कौन सी गैस मिलती है, तो उसमें आपको आंसर देना है। एक तो आपका हाइड्रोजन होता है, दूसरी आपकी हीलियम होती है। ठीक है, आर प्रेजेंट। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम का रेशियो कितना होता है, लगभग 3:1 का रेशियो होता है। कितना? 3:1 का। वैसे तो ये 75% और 25% इसी को 3:1 का रेशियो बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में 70 और 30 का भी होगा। वैसे तो ये 75 और 25 का एग्जैक्ट रेशियो होता है, लेकिन ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 70% और 30% का ऑप्शन दिया जा सकता है, और 3:1 का वैसे रेशियो इसका होता है। ये एग्जैक्ट रेशियो है, लेकिन ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है। तो पूछा जाए ऑन द सरफेस ऑफ सन कौन कौन सी गैस मिलती है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर पूछा जाए इनका रेशियो क्या, तो 3:1 का। एग्जैक्ट पूछे 75 और 25 का होता है, लेकिन ऑप्शन में 70 और 30 दिया जा सकता है। ये आपको थोड़ी सी चीज़ को याद रखना है। ठीक है, हीलियम गैस के ऊपर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, और यही आपको पॉइंट याद रखने हैं। ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए। सबसे पहले हीलियम गैस सबसे लाइटेस्ट होती है, ठीक है, और इसकी वजह से हम इसको बैलून में यूज़ करते हैं। बैलून के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि हल्की होती है। स्कूबा डाइवर्स अपने सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ वो हीलियम मिला के लेके जाते हैं। वैसे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम होता है, लेकिन वैसे आप देखो नाइट्रोजन एयर में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो लगभग 78% होती है, लेकिन जब हम सिलेंडर में भरते हैं तो वो लगभग 55% हो जाती है, और उसकी जगह हम हीलियम गैस डाल देते हैं क्योंकि हल्की होती है, ब्लड के साथ रिएक्ट ना करे जल्दी। अस्थमा पेशेंट की बात करें तो उनका जो पंप होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। सन की सरफेस के ऊपर कौन सी गैस होती है, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम हाइड्रोजन से कम होती है, लेकिन हीलियम गैस भी होती है। चलिए आगे बात करते हैं, एक गैस खत्म हो गया, गैस नंबर 2 की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे लिख लीजिए आप लोग, नियॉन। तो नियॉन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है, ये आपको मैंने वैसे एटॉमिक नंबर बताए थे स्टार्टिंग में। आपको बस इसका एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, इनिशियली
इन द टायर्स ऑफ एरोप्लेन, इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती थी, यूज्ड, क्या होती थी, इसमें हीलियम गैस यूज़ की जाती थी। लेकिन अब बात करें व्हाट नाउ, बट नो नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड। ठीक है, ये हीलियम का पॉइंट आगे लिखते हैं, ये हीलियम की बात ही कर रहे हैं लोग। अगर पूछा जाए कि इनिशियली एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती थी, तो आप बोल सकते हैं, पांचवा पॉइंट है इसका, तो इनिशियली पहले हीलियम गैस भरी जाती थी, लेकिन अब उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सिंपल क्वेश्चन पूछे कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, आपको आंसर देना है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। चलिए गैस नंबर 2 की बात करें तो वो है आपकी नियॉन गैस, जिसका सिंबल है Ne और एटॉमिक नंबर इसका 10। सबसे पहले तो ये आपकी यूज़ होती है डेंजरस सिग्नल में या एडवर्टाइजमेंट सिग्नल के अंदर। एडवर्टाइजमेंट का स्पेलिंग, चलो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं पूरा इसको। एडवर्टाइजमेंट सिग्नल के अंदर, ठीक है, तो नियॉन गैस यूज़ की जाती है। बीकन्स लाइट जो होती हैं, जो भी आपकी गाड़ियों के ऊपर लगाई जाती है, लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है ना, तो उसके अंदर भी आपकी कौन सी गैस यूज होती है, नियॉन गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब होती है और एक होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब, दोनों के अंदर नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है। डिस्चार्ज के अंदर पर्टिकुलर नियॉन गैस होती है और आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब में पूछे नियॉन प्लस आर्गन गैस होती है। ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट इसके याद रखने हैं, और इसके मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट बताए हैं आपको, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो नियॉन गैस आपको इतना ही याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी जो साइंस पढ़ाई हुई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसी के लेक्चर आपको कुछ भी हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं बीच बीच में, जो आपके कॉमन है लगभग, क्योंकि आपके साइंस JKP SI में तो सारी ही कॉमन है। ठीक है, बाकी जितने भी एग्ज़ाम आप देते हो, SSC का, रेलवे का, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ भी साइंस आती है, हम इन सब के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है और सेम है, सेम एज इट इज़ आपको पढ़नी है। इवन स्टेट PCS के लिए भी यही साइंस पढ़नी है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट गैस के बारे में, जिसका नाम है तीसरे नंबर पे आर्गन। तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है, आर्गन। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया, नोबल गैस में अगर पूछे सबसे ज़्यादा एयर में कौन सी, तो आर्गन ही होती है। इट इज present it is present in the abundant amount in atmosphere। बहुत सारी बातें बार बार आपको बताई जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा होता है, गैस कौन सी, मैंने बताया था आपको, अमंग ऑल नोबल गैसेस। अगर पूछा जाए कि नोबल गैसेस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है एयर में, तो आंसर होगा आर्गन होती है। दूसरा पॉइंट इसका ये याद रखना है, इट इज़ प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके बारे में मैंने आपको जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, कौन सी गैस भरी जाती है, एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ये मैंने ऊपर ही बता दिया, आर्गन इसमें भी यूज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, मे बी ऑप्शन दे देगा नियॉन प्लस सोडियम ऑक्साइड, आर्गन प्लस सोडियम ऑक्साइड, नियॉन प्लस मर्करी वेपर, आर्गन प्लस मर्करी वेपर। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखवा भी देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के हिसाब से ही करना होता है, जैसे ऑप्शन वैसे ही आपको चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि फ्लोरोसेंट में नियॉन और आर्गन दोनों होती हैं, लेकिन एक बात आपको मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे आपको बता दूं कि आर्गन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नियॉन, इसलिए आपको आर्गन वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, नियॉन के साथ सोडियम ऑक्साइड मिला दिया, आर्गन के साथ सोडियम ऑक्साइड मिला दिया, नियॉन के साथ मर्क्यूरी वेपर, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर लगाना तो याद कर लेना ये डी पार्ट होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता कि येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो येलो कलर का आंसर देना आपको सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है? सोडियम ऑक्साइड। पूछे कि आपका जो ट्यूब के अंदर येलो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है लाइट में, तो आंसर आना है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड भरा जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम की वजह से कलर येलो होता है। नोट करके लिख लो, आप नोट करके लिख लो। जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है, जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती हैं, उसमें जो येलो कलर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें सोडियम वेपर यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में येलो कलर आ जाए तो सोडियम आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। सिंपल पूछे तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आर्गन प्लस मर्क्यूरी वेपर भरे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपका किसके बारे में, सारा आर्गन के बारे में। आर्गन गैस के बारे में आपको दो ही बातें बताई। सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एयर के अंदर कौन सी नॉबल गैस पाई जाती है, तो आंसर होगा आर्गन पाई जाती है। और आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्लोरोसेंट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर आपको आर्गन पहले प्रेफर रखना, क्योंकि आर्गन नियॉन से ज़्यादा है। और ऑप्शन के हिसाब से ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आर्गन प्लस मर्क्यूरी वेपर, तो आर्गन आपको नियॉन से पहले रखना है क्योंकि आर्गन ज़्यादा होता है। येलो कलर होता है सोडियम की वजह से, सोडियम ऑक्साइड। स्ट्रीट लाइट का येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें सोडियम वेपर यूज़ किए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट गैस के बारे में लिखते हैं, अभी हम पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें 4th नंबर पे लिखिए आप क्रिप्टॉन के बारे में। किसके बारे में? क्रिप्टॉन। ये भी एक तरह की नोबल गैस है। चलिए, इसके भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ ताकि हम क्लास में ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर पाए। चलिए गाइस, इसके साथ साथ मैं आपको यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे गए ये पॉइंट। क्रिप्टॉन के लिए तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि इनिशियली क्या होता था, जो फ्लैश लाइट ऑफ फोटोग्राफी थी, जो फोटोग्राफी में फ्लैश यूज़ करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, जो फ्लैश निकलती है, उसमें पहले तो क्या यूज़ किया जाता था, क्रिप्टॉन। सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता था, क्रिप्टन गैस थी। उसमें से क्या होता था, क्रिप्टन गैस यूज़ की जाती है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अभी कौन सी की जाती है, अभी यूज़ की जाती है जीनॉन। कौन सी? जीनॉन गैस। ये आपको याद रखनी है। अगर सिंपल पूछे कि फोटोग्राफी की जो फ्लैश होती है उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है नॉर्मल, तो उसमें आंसर होगा जीनॉन गैस। पहले पूछा जाए तो क्रिप्टन होती थी। अब मैंने नोट में ये पॉइंट लिखवा दिए क्योंकि एग्जाम में आए हुए थे, मैंने भी ये नोट किए हुए थे, इसलिए मैं आपको ये नोट करवा रहा हूँ, यहीं पे लिख लेना। जो हेलोजन बल्ब होता है उसके अंदर सोडियम प्लस टंगस्टन होता है। हेलोजन बल्ब वो होता है ना जो फोटोग्राफर जो मैरिज में लगाते हैं ना साइड पे, तो पीले पीले बड़े बड़े बल्ब, उसके अंदर कौन से होता है, सोडियम टंगस्टन यूज़ किया जाता है। सोडियम उसमें गैस होती है, टंगस्टन उसमें क्या होता है, उसका जो मेटल यूज़ किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसमें मेटल यूज़ होता है, कौन सा, मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल में मेटल कौन सा यूज़ होता है, मैग्नीशियम का। उसके बाद पूछा जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर, जो पानी जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों में कोई भी ऑप्शन आ जाए या बहुत, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो पानी में होता है उसी की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी, जो हार्ड क्यों होता है, उसमें मेटल होता है, कौन कौन सा, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं मिला तब आपको कैल्शियम मैग्नीशियम लगाना है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम ऊपर भी आ गया था हार्डनेस ऑफ वाटर, और जो समुद्र का पानी हार्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, ज़्यादा सोडियम की वजह से। सोडियम नहीं मिले तो कैल्शियम मैग्नीशियम ऑप्शन लगा देना। इस पेज को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, पीछे भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आर्गन पढ़ाया, मैंने बताया सबसे ज़्यादा नोबल गैस एयर जो पाई जाती है एयर में। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बल्ब में भी होती है, आपको मैंने बताया था, फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी होती है। चलिए, मैंने क्वेश्चन बताया, यहाँ से दोनों एक्सप्लेन कर दिए। क्रिप्टॉन के बारे में एक ही बात याद रखना कि आपकी जो फोटोग्राफी की फ्लैश लाइट है उसमें यूज़ की जाती है। और फोटोग्राफी से ही मुझको ये याद आई, ये सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने ये लिखवा दी। ये देखिए आगे पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फोटोग्राफी की फिल्म होती है, जहाँ पे फोटो आपका फ़ोटो एल्बम बना के देता है, उस फिल्म के अंदर जो फिल्म यूज़ की जाती है वो होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। जो फिल्म यूज़ की जाती है उसको, वो कौन सी है, सिल्वर ब्रोमाइड की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया। उसमें जो एसिड यूज़ किया जाता है फ़ोटो को बनाने चिपकाने के लिए, वो होता है आपका एक्सोलिक एसिड। और जो फ़ोटो को फिक्स किया जाता है ऊपर, तो उसमें उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं सोडियम सल्फेट। ये तीनों की तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। जो फोटोग्राफी की फिल्म होती है उसमें
फिल्म में क्या चीज़ यूज़ की जाती है? आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। एसिड होता है एक्सालिक एसिड, और फिक्स किससे की जाती है? सोडियम सल्फेट से। उसके बाद पूछा जाता है कि जो वाटर इंक होती है उसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली उसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, 1 मिनट वेट करना आप। एक मिनट। चलिए इस लिख लीजिए, जो वाटर इंक यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि वाटर इंक, जो आप लोग बोर्ड डालने जाते हो तो जो आपकी उंगली के ऊपर इंक लगाते हैं ना, वो कौन सी इंक होती है? सिल्वर नाइट्रेट होती है। आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है? तो आंसर होगा सिल्वर आयोडाइन, AgI। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और आई मतलब आयोडाइन। सिल्वर आयोडाइन यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए, नकली रेन के लिए ये वाला हम लोग कंपाउंड यूज़ करते हैं। वाटर इंक किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। फोटोग्राफी की फिल्म को मैं बता दिया, एसिड बता दिया, फिक्स किससे होता है वो भी बता दिया, वाटर इंक बता दिया, और आपको आर्टिफिशियल रेन के बारे में बता दिया। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये पॉइंट यहीं पे बता दिए, हो सकता है बाद में स्किप हो जाए गलती से, इसलिए मैंने बता दिया आपको सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी? जीनोन की। किसकी बात करेंगे अभी हम? तो ये है हमारा कौन सा? 5वीं गैस है ना, 4 तो हमने पढ़ ली। एक हाइड्रोजन, हीलियम पढ़ ली, नियॉन पढ़ ली, आर्गन पढ़ ली, क्रिप्टॉन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जीनोन के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, ठीक है। इससे कंपाउंड बनते हैं काफ़ी। चलिए सबसे पहले यहाँ से मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। ये आगे आपका सेंटर न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और साइड में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बेसिकली जो जीनोन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो सेंटर से दूर होने की वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। सो ये ईजिली क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, मतलब रिएक्ट कर सकते हैं ईजिली। अदरवाइज जितनी भी नॉर्मल गैस हैं वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये ईजिली रिएक्ट कर देती हैं। लेकिन रिएक्ट किसके साथ करते हैं? सबसे पहले तो आपको एक बात वैसे ही पता होनी चाहिए, जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो, जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो तो इस केस में जो आपका एटॉमिक साइज है इंक्रीज होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे उसमें आप एटॉमिक साइज पढ़ोगे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे, और इसके साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? ईजिली रिलीज हो जाता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? जैसे ये सेंटर है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक पहले सेल में कंप्लीट, दूसरे सेल में 8 आते हैं तो दूसरे में 10 हो गए टोटल, फिर ज़्यादा हो जाएंगे तीसरे में चला जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 54 के करीब होता है, इसलिए ये क्या होता है? ये सेंटर से दूर चला गया, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड नीचे, पीरियड ऐसे चलते हैं, ग्रुप ऐसे चलते हैं। तो पीरियड में और ग्रुप में नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी ईजिली आपके क्या होंगे? रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली जो आपका जीनोन गैस है, जो आपकी जीनोन जो बॉन्ड बनाती है, ये किसके साथ बनाती है? सबसे पहले ये मैक्सिमम बनाती है आपकी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जो जीनोन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाती है? वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये आपको पता है वैसे भी, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, डिक्रीज होती है कैसे? डाउन द ग्रुप। जैसे आप ग्रुप में डाउन चलते हो, नीचे चलते हो डाउन, तो ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यूज़ होती है, वो क्या होती है? उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इतना आपको, खैर इतना डीप तो नहीं आएगा, लेकिन इतनी सी बात याद रख लेना कि जब आप लोग डाउन द ग्रुप चलते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, डाउन टू ग्रुप चलते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो, ये ज़्यादा साइज होने की वजह से इसका
जीनोन का एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से ये क्या करती है, ये बॉन्ड बना लेती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो ये इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट कि ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है। मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ कौन कौन सा कंपाउंड बनता है। जैसे जो आपकी जीनोन है ये आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और इन दोनों के साथ मिलके कौन कौन सा कंपाउंड तैयार करते हैं। ये जो कंपाउंड बनाते हैं सबसे पहले जैसे Fe2 हो गया, Fe4 हो गया, Fe6 हो गया। यहाँ एक चीज़ याद रखना, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ फ्लोरीन। नंबर देखो 2, 4, 6 इवन नंबर होते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ पे और नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब भी बनाएगा नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे। और दोनों के साथ कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा ऑड होंगे, ये हमेशा इवन होगा। तो सिंपली आपको ये कंपाउंड तो एग्जाम में खैर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो आपकी फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं मिलके। तो आंसर होगा जीनोन। तो इसलिए इस जीनोन को बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, तो आंसर देना आपको जीनोन। क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट बिहेवियर इन नोबल गैस। क्योंकि नोबल गैस वैसे मैंने आपको क्या बोला था कि रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ऑक्सीजन और इसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी होती है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, कितना, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो यहाँ पे पहले शेल में 2, दूसरे में 7, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड तो नहीं बनता, लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखना, अगर दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही कमी है, इसमें सिंगल एक है, ये 7 वाला एक को खींच लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हो टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। लेकिन ये तो रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है वो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर आती है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है आपका क्लोरीन, देन ब्रोमाइड, देन आयोडीन। ठीक है, सबसे ये पूछा जाए तो ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इसको पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सी बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है, फ्लोरीन में होती है। किस में होती है, फ्लोरीन में होती है। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हो सकता है ये आपको बोरिंग लग रही हो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। लेकिन मैं यहाँ से सीधे सीधे पॉइंट बताता हूँ जीनोन के बारे में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि जीनोन जो है वो बॉन्ड बनाती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ये सेंटर से दूर होने की वजह से, न्यूट्रॉन की दूर होने की वजह से इनका जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली रिलीज हो सकते हैं।
और ये कॉन्सेप्ट होते हैं एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होता है आपका पीरियोडिक टेबल की जब प्रॉपर्टी पढ़ते हो तब पढ़ोगे आप लोग। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज कब होता है ये तो आप पढ़ोगे ही, वैसे अभी के लिए याद रख लो। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, ये कंपाउंड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कि सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, नोबल गैस में स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, तो आंसर होगा जीनॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो सिनेरियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब ये फ्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ये तो होगी बात इसकी। और यहाँ से फ्लोरीन और ऑक्सीजन, दो ही पॉइंट याद रखना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे कम यहाँ पे आयोडीन की। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है, ये यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए एक गैस और पढ़ देते हैं नॉर्मल में, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट गैस लिख लीजिए, रेडॉन के बारे में। ये कैसी गैस है, ये एकमात्र गैस है नॉर्मल, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव। ये एकमात्र रेडियो एक्टिव नॉवल गैस है। पूछा जाए रेडियो एक्टिव नॉवल गैस कौन सी है, तो वो आंसर कौन सा होगा, रेडॉन होगी। दूसरी चीज़ याद रखना, स्किन डिजीजेस के लिए यूज्ड रेडियोथेरेपी, यूज्ड इन, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको, यूज्ड इन रेडियो थेरेपी। तो स्किन डिजीज के लिए जो रेडियो थेरेपी होती है उसमें भी आपकी रेडॉन गैस यूज़ की जाती है। आगे लिख लो इंक्रीजिंग, ऑर्डर लिख लो, नॉबल गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नोबल गैस कौन सी होती है, मैं बता भी चुका हूँ, आर्गन। सबसे कम होती है जीनॉन, फिर आती है क्रिप्टोन, फिर आती है हीलियम, फिर आती है नियॉन और फिर आती है आर्गन। तो सेकंड मोस्ट कौन सी है, नियॉन। तो ये आपको सिनेरिटी भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये थे आपके 6 जो मैंने आपको नोबल गैस के बारे में पढ़ाया। इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरी से रिएक्ट नहीं करते, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसको इनर्ट गैस बोला जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो आज की क्लास में आपको बता भी देता हूँ, रिवाइज कर देते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, हीलियम। हीलियम में हमने पढ़ा कि हीलियम गैस क्या होती है, इसका एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके लास्ट में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबसे लाइटेस्ट नॉन कम्बस्टिबल है, अदरवाइज तो हाइड्रोजन, लेकिन नॉन कम्बस्टिबल, इसको आग नहीं लगती। सो इट इज़ यूज्ड इन बैलून। तो बैलून में गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेके जाते हैं, हीलियम। अस्थमा पेशेंट ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स करते हैं, हीलियम। तो अर्थ जो सन की सरफेस है उसके ऊपर कौन कौन सी गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन। इसका मैंने परसेंटेज भी बता दिया। इनिशियली पहले हीलियम गैस यूज़ होती थी आपके एरोप्लेन के टायर में, लेकिन अब कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है, N2 नाइट्रोजन। अगर बात करें नियॉन की, तो नियॉन के लिए आपको याद रखना है कि डेंजर सिग्नल के लिए या एडवर्टाइजमेंट सिग्नल के लिए जितने भी व्हीकल्स लाइट होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज और फ्लोरोसेंट ट्यूब में, दोनों में नियॉन गैस, और इसमें नियॉन प्लस आर्गन, फ्लोरोसेंट और आर्गन ज़्यादा। फिर आर्गन के लिए एक पॉइंट तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा ये एटमोसफेयर में पाई जाती है, नोबल गैस के बारे में बताइए। इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज़ होती है, ये मैंने क्वेश्चन बताया आपको। क्रिप्टॉन के लिए एक ही पॉइंट याद रखना, बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए कि जो हैलोजन बल्ब होता है उसमें सोडियम प्लस टंगस्टन होता है। क्लोरोफिल के अंदर मेटल जो यूज होता है वो मैग्नीशियम होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, याद रखना इसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सी में भी कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन ज़्यादा सी वाटर जो होता है उसका हार्डनेस होती है सोडियम की वजह से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो फोटोग्राफी फिल्म होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड, और फिक्स करते हैं उसको सोडियम सल्फेट से। वाटर इंक जो होती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर सिल्वर सब में आ रहा है, और जो आर्टिफिशियल रेन उसमें भी सिल्वर आ रहा है, सिल्वर आयोडीन, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सब में सिल्वर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने जीनोन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ाई, और हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको एक ही बात, एक दो बात तो याद रख लेना एटलीस्ट। कौन कौन सी मैं बताता हूँ आपको, कि ये किसके साथ कंपाउंड बनाती है,
फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये इसका सिनेरिटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अपनी तरफ खींचने की ताकत को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा खींचने की ताकत होती है फ्लोरीन के पास और दूसरे नंबर ऑक्सीजन के पास। ये चीज़ बस आप याद रखना। और स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है? जीनॉन को, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो बाकी वाले नॉर्मल गैस से डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इजीली वैसे तो नॉर्मल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये दो चीज़ों के साथ कर लेती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया रेडॉन के बारे में, देन आपको इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया, और आज की क्लास में यही भी खत्म करता हूँ। इसकी आगे वाली क्लास में ग्रीन हाउस इफेक्ट और जोन लेयर ये आप पढ़ चुके हो। जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया था उसमें अगर नहीं अपलोड हुआ तो वो लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, बाकी ये हो जाएगा। उसके बाद आपके जो बच के वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, टीयर गैस हो गया, एलपीजी हो गया। ये थोड़े 2-4 गैसेस हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में गैस वाले टॉपिक को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। एंड आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैथ की क्लासेस भी थोड़े दिन से रुकी हुई थी। ठीक है, अब हम मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा था पॉलिटी के ऊपर, और साइंस तो वैसे भी आपको मिलती रही है बीच बीच में, और वो मिलती रहेंगी। अब आपका टाइम भी बढ़ गया है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, और ये सिलेबस आपके बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी जो हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट चीज़ें हैं वो हम बीच बीच में यूज़ कर रहे हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।